तो दो वेव्स के सुपरपोजिशन से पहले हमने देखा कि इंटरफेरेंस होता है, और फिर अब देखेंगे कि दो वेव्स के सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव किस तरह से फॉर्म होते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, कह सकते हैं व्हेन टू वेव्स having equal frequency and equal amplitude moving in opposite direction superimpose then stationary waves are formed, है ना। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए वेव मिलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इक्वल हो, तब स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक वेव जो है वो जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक रिफ्लेक्टेड वेव है जो कि फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो हमें ऐसे ही दो वेव्स की ज़रूरत भी है। स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए ऐसे दो वेव्स की ज़रूरत है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हों, जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो और एक ही मीडियम में हो, ठीक है। तो भी जस्ट पहले हमने जो केस पढ़ा कि वेव जो है अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर के आता है ना, तो यहाँ पे फ्री एंड से ही हमने रिफ्लेक्ट कराया है। इसमें इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हम लोग पहले लिखते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कहेंगे कॉम्पोनेंट वेव्स। कॉम्पोनेंट वेव्स इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों के सुपरपोजिशन से जो है स्टेशनरी वेव को फॉर्म होना है। तो पहला जो है हम लोग लिखेंगे इंसिडेंट वेव वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। और ये मानते हुए कि 100% रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, है ना। अगर 100% रिफ्लेक्शन हो रहा फ्री एंड से, देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव वाई आर इज इक्वल टू, चूँकि 100% रिफ्लेक्शन होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, एनर्जी सारी ट्रांसमिट हो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट थोड़ा भी नहीं होगी। तो ए टी जो है ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 0 और रिफ्लेक्टेड वेव का ए हो जाएगा, है ना। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है रिफ्लेक्टेड वेव, इसलिए प्लस इंटू के इंटू एक्स, और फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फेज भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जो दो कंपोनेंट वेव्स की बात कर रहे हैं, हमें दो कंपोनेंट वेव्स मिल गए, एक तो ये और दूसरा ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है, फ्रीक्वेंसी इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन से आ भी रहे हैं। मतलब स्टेशनरी वेव के लिए जो कंडीशन हमें चाहिए वो दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा ना, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर,
इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो ये जो फाइनली आएगा, इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। पहले ए जो है कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। तो अब साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए ये हो गया और साइन बी ये हो गया, तो ये आएगा 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ गया। ठीक है, this equation satisfies the differential equation of wave, है ना। तो इसमें भी हम लोग अगर इसको 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a wave but it does not have the equation like general form y as function of ax plus minus bt of progressive wave. So this wave is not progressive. So it is called stationary wave, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो प्रोग्रेसिव वेव का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस माइनस बी टी, है ना, इस फॉर्म में नहीं है ये, और इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे जाकर हम देखेंगे कि इसमें जो एनर्जी है वो मूव नहीं करता है, 2 पॉइंट्स के बीच में कन्फाइंड रहता है, और इसीलिए इसको स्टेशनरी वेव कहा जाता है। ठीक, तो अब जो इसका हमने इक्वेशन ये लाया है वेव का, इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो जो इक्वेशन हमने डिराइव किया फाइनली स्टेशनरी वेव का, वो इक्वेशन कुछ आया है इस तरह से 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है
A sin omega t, where A is equal to 2A cos kx, है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि 2A cos kx को A मान लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखने में बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लग रहा है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अच्छा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड ए है वो एक्स के साथ में वेरी कर रहा है ना। अगर इसको इक्वेशन आप ऐसे मानेंगे तो कह सकते हैं कि सो ए इज इक्वल टू 2A cos kx is amplitude of particles। तो इसमें लेकिन a जो है वो कांस्टेंट नहीं है, x के साथ में वेरी कर रहा है। दिस एम्पलीट्यूड a varies with x, which is the identification or identity of different particles on string। तो ये कहा जा सकता है कि जो कि x जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी यानी कि x चेंज करने पर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करेंगे। सो वी कैन से दैट डिफरेंट particles vibrate with different amplitudes, है ना। मतलब डिफरेंट पार्टिकल जो होगा वो SHM कर रहे होंगे, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा, सबकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगी। कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को देखें, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू 2A cos kx। तो इसमें देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में vary between 0 to 2A, है ना। 0 से 2A तक एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू है 2A। तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 0 होगा और कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 2A होगा, है ना। तो कहा जा सकता है कि सम पार्टिकल्स are always at rest because their amplitude is 0. These particles or points are called nodes, है ना। तो जो पॉइंट का एम्पलीट्यूड 0 होगा
वो पॉइंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, मतलब वो पॉइंट तो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, अपनी जगह पर रुका रहेगा। तो कह सकते हैं कि फॉर नोड्स a is equal to 0, that means cos kx is equal to 0. So kx is equal to 2n plus 1 पाई, है ना, ये रखा जा सकता है, पाई बाई 2 रखना चाहिए, 2n plus 1 pi by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3 ऐसे रखते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो जो k है उसको लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, that means इंटू x, यहाँ पर एक टर्म x भी है ना, इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिखते हैं, ये हो गया। तो यहाँ से आएगा x का जो वैल्यू होगा ये होगा 2n plus 1 इंटू लैम्डा बाई 4। तो कहा जा सकता है so nodes are formed at x is equal to, इसमें n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो आएगा लैम्डा बाई 4, फिर आएगा 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नोड्स के पोजीशन हो गए। ठीक, उसी तरह से कह सकते हैं कि some particles vibrate with maximum amplitude, that is 2a. Some particles vibrate with maximum amplitude 2a, which are called एंटीनोड्स, है ना, इनको एंटीनोड्स कहा जाता है। तो कह सकते हैं फॉर एंटीनोड्स कॉस पाई शुड बी, यहाँ देखेंगे जो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है ना, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ये, तो अगर इसको हमें 2a करना है तो cos kx को +1 या -1 रखना पड़ेगा, है ना। तो ये करेंगे कि cos kx जो होगा ये +-1 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो kx होगा ये हो जाएगा n पाई, जहाँ पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x इंटू n पाई, तो x का वैल्यू हो जाएगा n लैम्डा बाई 2। तो कहा जा सकता है सो एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड एट, अब इसमें n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखेंगे, जैसे यहाँ रखते थे, है ना, एट x इज इक्वल टू 0,
लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया, नोड्स का पोजीशन निकाला और फिर एंटी नोड्स का भी पोजीशन निकाला। तो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं। ये हमने फिगर बनाया और इस फिगर से देख सकते हैं कि पहले हम लोग नोड्स को लोकेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है नोड्स आर फॉर्म्ड एट x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4 7 लैम्डा बाई 4, है ना। इस तरह से नोड्स बनेंगे। तो इसमें हम ऐसा करें कि देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो पोजीशन है, अगर इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, है ना। उसी तरह से यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। फिर एक ये पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4 और फिर ये वाला पॉइंट आएगा 7 लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो फिगर में हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे वेव चलता है ना, तो इस केस में ये जो दो एंड है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है लैम्डा के इक्वल। तो इसमें हम आधे लूप की बात करें, है ना, यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ ये डिस्टेंस, तो ये होता है लैम्डा बाई 2 और ये डिस्टेंस होता है, ये भी होता है लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये इसको कहा जाता है एक लूप, ये एक लूप हो गया ना। फिर से समझते हैं, ये होता है एक लूप और आधा लूप कहाँ से हो जाएगा, ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा आधा लूप। ये जो डिस्टेंस होगा ये इस लैम्डा बाई 2, एक लूप है लैम्डा बाई 2, तो आधा लूप जो होगा वो होगा लैम्डा बाई 4। तो वही यहाँ पर अगर हम समझें, यहाँ पर ये जो फिगर हमने शुरू में ड्रॉ किया था, है ना, तो इसमें ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा बाई 4 है। ठीक, और एक ये पूरा लूप है यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये पूरा लूप है, तो ये लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो दो नोड के बीच में सेपरेशन देखेंगे, एक नोड अपना बन गया यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर, एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया। हर नोड के बीच में जो सेपरेशन है वो आया है कितना, लैम्डा बाई 2। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि एंटी नोड्स कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। तो एंटी नोड्स का लोकेशन दिया गया है 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा, है ना। तो अब एंटी नोड्स को इसी फिगर में लोकेट करते हैं। तो देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एक एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो ये जो एंड है ये फ्री एंड है, तो यहाँ से ये सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे आ जा सकता है। तो यहाँ पर एक एंटी नोड बन गया और यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, जो अगला पॉइंट होगा वो है लैम्डा बाई 2, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर एक एंटी नोड बन गया, फिर एक यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, इसी तरह से एक यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, है ना, और एक फ्री एंड यहाँ भी है, तो ये भी एंटी नोड है।
तो ये एंटी नोड्स का लोकेशन जो है जैसा कि यहाँ बताया गया है 0, λ/2, लैम्डा, 3 λ/2 एंड सो ऑन। तो देखेंगे ये हो गया फिगर में पहला एंटी नोड का लोकेशन x = 0, दूसरा एंटी नोड का लोकेशन जो है x = λ/2, ठीक। तीसरा एंटी नोड है x = 3 λ/, तीसरा जो है ये लैम्डा पर आएगा ना, इसको एंटी नोड है या x = लैम्डा पर। फिर फोर्थ जो है ये आ गया x = 3 λ/2 पर, और फिफ्थ वाला आ गया x = 2 लैम्डा पर, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर के 5 एंटी नोड के लोकेशन हो गए, है ना। तो हम देख सकते हैं कि अल्टरनेट नोड और एंटी नोड बन रहे हैं। यहाँ पर एंटी नोड बना, फिर एक नोड बना, फिर एक एंटी नोड, फिर एक नोड बना, फिर एंटी नोड, फिर नोड बना, फिर एंटी नोड, फिर नोड। इस तरह से नोड और एंटी नोड अल्टरनेट बनते रहते हैं। तो अगर इनके बीच में सेपरेशन देखें तो दो नोड के बीच में कंसेक्यूटिव नोड्स होंगे, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये होना चाहिए λ/2, क्योंकि ये ये जो है एक लूप है, ये है ना, इसको एक लूप कहा जाता है। एक साइकिल नहीं है, एक साइकिल जो होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल बोलते हैं, तो आधे साइकिल को एक लूप कहा जाता है। तो ये λ/2 हो गया दो कॉन्सेक्यूटिव नोड के बीच में जो सेपरेशन होगा। उसी तरह से दो एंटी नोड होगा, इनके बीच का सेपरेशन भी λ/2 आएगा, λ/4 ये और फिर λ/4 ये, ठीक। अच्छा, एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन देखेंगे तो ये आधा लूप होगा, है ना, ये वाला आधा लूप, ये आएगा λ/4, ठीक। तो यहाँ से हमने कुछ देखा कि किस तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे ये नोड वाले पॉइंट्स जो हैं ये अपनी पोजीशन से हिलते नहीं है, ये हमेशा रेस्ट पर रहते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पर रहेंगे तो एनर्जी एक लूप से इस दूसरे लूप में या इस बगल वाले लूप में नहीं जा पाएगी, है ना। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी वायर को हमने दोनों एंड पर फिक्स्ड कर दिया, तो फिक्स कर दिया तो ये वाला एंड तो हिलेगा नहीं, यहाँ नोड बन गया, यहाँ नोड बन गया, और ये स्ट्रिंग ऐसे कुछ वाइब्रेट करेगा, है ना। तो बीच में जो है एंटी नोड है। देखेंगे इस लूप के अंदर चूंकि नोड वाले पॉइंट्स स्टेशनरी रहते हैं, हिलते नहीं हैं, इसलिए इस लूप के अंदर का जो एनर्जी है वो इस नोड के इधर नहीं जा सकता और इस नोड के लेफ्ट में नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कन्फाइंड रहती है, और इसीलिए इस वेव को स्टेशनरी वेव कहा जाता है। एनर्जी दोनों नोड के बीच में ही कन्फाइंड रहती है। इसको हम लोग कहते हैं एक लूप, और ये जो एक लूप है ये इसका लेंथ जो है λ/2 होता है ना। इसको फिर से हम लोग एक फिगर से समझेंगे। ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना करके देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली में स्ट्रिंग पर स्टेशनरी वेव बनता है। तो दो वेव्स के सुपरपोजिशन से पहले हमने देखा कि इंटरफेरेंस होता है, और फिर अब देखेंगे कि दो वेव्स के सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव किस तरह से फॉर्म होते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, कह सकते हैं व्हेन टू वेव्स having equal
frequency and equal amplitude moving in opposite direction superimpose then stationary waves are formed, है ना। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए वेव मिलते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इक्वल हो, तब स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक वेव जो है वो जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक रिफ्लेक्टेड वेव है जो कि फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो हमें ऐसे ही दो वेव्स की ज़रूरत भी है। स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए ऐसे दो वेव्स की ज़रूरत है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हों, जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो और एक ही मीडियम में हो, ठीक है। तो भी जस्ट पहले हमने जो केस पढ़ा कि वेव जो है अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर के आता है ना, तो यहाँ पे फ्री एंड से ही हमने रिफ्लेक्ट कराया है। इसमें इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हम लोग पहले लिखते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कहेंगे कॉम्पोनेंट वेव्स। कॉम्पोनेंट वेव्स इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों के सुपरपोजिशन से जो है स्टेशनरी वेव को फॉर्म होना है। तो पहला जो है हम लोग लिखेंगे इंसिडेंट वेव वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। और ये मानते हुए कि 100% रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, है ना। अगर 100% रिफ्लेक्शन हो रहा फ्री एंड से, देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव वाई आर इज इक्वल टू, चूँकि 100% रिफ्लेक्शन होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, एनर्जी सारी ट्रांसमिट हो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट थोड़ा भी नहीं होगी। तो ए टी जो है ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 0 और रिफ्लेक्टेड वेव का ए हो जाएगा, है ना। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है रिफ्लेक्टेड वेव, इसलिए प्लस इंटू के इंटू एक्स, और फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फेज भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जो दो कंपोनेंट वेव्स की बात कर रहे हैं, हमें दो कंपोनेंट वेव्स मिल गए, एक तो ये और दूसरा ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है, फ्रीक्वेंसी इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन से आ भी रहे हैं। मतलब स्टेशनरी वेव के लिए जो कंडीशन हमें चाहिए वो दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा है ना, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक। तो ये जो फाइनली आएगा, इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। पहले ए जो है कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। तो अब साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए ये हो गया और साइन बी ये हो गया, तो ये आएगा 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ गया, ठीक है। दिस इक्वेशन satisfies the differential equation of wave, है ना। तो इसमें भी हम लोग अगर इसको 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाई 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं सो दिस इक्वेशन represents a wave but it does not have the equation like general form y as function of x plus minus bt of progressive wave. So this wave is not progressive. So it is called स्टेशनरी वेव, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो प्रोग्रेसिव वेव का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस माइनस बी टी, है ना, इस फॉर्म में नहीं है ये, और इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आगे जाकर हम देखेंगे कि इसमें जो एनर्जी है वो मूव नहीं करता है, 2 पॉइंट्स के बीच में कन्फाइंड रहता है, और इसीलिए इसको स्टेशनरी वेव कहा जाता है, ठीक। तो अब जो इसका हमने इक्वेशन ये लाया है वेव का, इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो जो इक्वेशन हमने डिराइव किया फाइनली स्टेशनरी वेव का, वो इक्वेशन कुछ आया है इस तरह से 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है a साइन ओमेगा टी, वेयर a is equal to 2a cos kx, है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि 2a cos kx को a मान लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखने में बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लग रहा
है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अच्छा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड ए है वो एक्स के साथ में वेरी कर रहा है ना। अगर इसको इक्वेशन अब SHM मानेंगे तो कह सकते हैं कि सो ए इज इक्वल टू 2a cos kx is amplitude of particles। तो इसमें लेकिन a जो है वो कांस्टेंट नहीं है, x के साथ में वेरी कर रहा है। दिस एम्पलीट्यूड a varies with x, which is the identification or identity of different particles on string। तो ये कहा जा सकता है कि जो कि x जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी यानी कि x चेंज करने पर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करेंगे। सो वी कैन से दैट डिफरेंट particles vibrate with different amplitudes, है ना। मतलब डिफरेंट पार्टिकल जो होगा वो SHM कर रहे होंगे, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा, सबकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगी। कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को देखें, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 2a cos kx। तो इसमें देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में vary between 0 to 2a, है ना। 0 से 2a तक एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू है 2a। तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 0 होगा और कुछ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 2a होगा।